भारत का जो फर्टिलाइजर उद्योग है ना, वो एक अजीब से विरोधाभास में फंसा हुआ है। देखिए, एक तरफ तो हम आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हर साल हमारा इंपोर्ट बिल यानी आयात का खर्चा नए रिकॉर्ड बना रहा है। तो चलिए आज इसी विरोधाभास की गहराई को समझते हैं। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। 18 अरब डॉलर, ये इस फिस्कल ईयर के लिए भारत का अनुमानित फर्टिलाइजर इंपोर्ट बिल है। मतलब करीब करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए। ये अपने आप में एक नया रिकॉर्ड है, और आपको पता है, ये हमारे पूरे शिक्षा बजट से भी ज्यादा है। तो सवाल यही उठता है कि दशकों की कोशिशों के बावजूद आत्मनिर्भरता का ये सपना इतना महंगा क्यों पड़ रहा है? हमारी जो आयात पर निर्भरता है वो कम होने की बजाय लगातार बढ़ती ही क्यों जा रही है? तो इस पूरी पहेली को सुलझाने के लिए हम अपनी चर्चा को इन 5 हिस्सों में बांटेंगे। सबसे पहले इस विरोधाभास को समझेंगे, फिर फर्टिलाइजर के पीछे की साइंस को जानेंगे, अपनी निर्भरता के कारणों की पड़ताल करेंगे, नए समाधानों को देखेंगे और आखिर में बात करेंगे किसान के नजरिए पर। चलिए तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से और ये समझने की कोशिश करते हैं कि भारत के फर्टिलाइजर सेक्टर का ये विरोधाभास आखिर है क्या। देखिए, सरकारें दशकों से फर्टिलाइजर में आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य रखती आई हैं। ये बातें हम सुनते रहते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। हमारा इंपोर्ट बिल लगातार बढ़ रहा है, जो दिखाता है कि लक्ष्य और असलियत के बीच एक कितनी गहरी खाई है। अब इस समस्या की जड़ तक पहुंचने के लिए ना हमें थोड़ा सा साइंस समझना होगा। ये जानना बहुत जरूरी है कि फसलों को असल में चाहिए क्या और हम उन्हें दे क्या रहे हैं। जैसे हम इंसानों को एक बैलेंस डाइट की जरूरत होती है, जिसमें प्रोटीन, कार्ब्स, विटामिन्स सब सही मात्रा में हो, ठीक वैसे ही फसलों को भी 3 मुख्य पोषक तत्वों का एक संतुलित आहार चाहिए: नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। इसी को हम कहते हैं एनपीके अनुपात। और भारत के लिए जो रेकमेंडेड रेशियो है वो है 4:1। लेकिन असलियत में हम इस संतुलन से बहुत बहुत दूर हैं। ये चार्ट देखिए, सब साफ हो जाएगा। जहां हमें नाइट्रोजन के 4 हिस्से इस्तेमाल करने चाहिए, वहीं हम असल में लगभग 11 हिस्से इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि हम नाइट्रोजन वाले फर्टिलाइजर, खासकर यूरिया, जरूरत से कहीं ज्यादा डाल रहे हैं। तो अब समझते हैं कि हमारी ये जो निर्भरता है, ये डिपेंडेंसी आखिर बनी कैसे है। चलिए एक एक करके तीनों मुख्य पोषक तत्वों पर अपनी स्थिति देखते हैं। ये टेबल हमारी निर्भरता की पूरी कहानी बयां करती है। नाइट्रोजन के लिए हम कच्चे माल यानी रॉ मटेरियल पर बहुत निर्भर हैं। फॉस्फोरस के लिए हम करीब 60% तैयार और कच्चा माल दोनों इंपोर्ट करते हैं। और पोटेशियम का तो क्या ही कहना, उसके लिए तो हम 100% आयात पर ही निर्भर हैं। तो सवाल उठता है कि यूरिया का इतना ज्यादा इस्तेमाल होता क्यों है? जवाब बहुत सीधा है, सब्सिडी। सरकार की भारी सब्सिडी की वजह से किसान को 1 किलो यूरिया सिर्फ 6 रुपए का पड़ता है, जबकि डीएपी 27 रुपए और एमओपी 32 रुपए प्रति किलो। अब आप ही सोचिए, कीमत का ये इतना बड़ा फर्क ही असंतुलन की सबसे बड़ी वजह बन जाता है। और ये चार्ट तो तस्वीर को और भी साफ कर देता है। सरकार का जो कुल फर्टिलाइजर सब्सिडी बजट है ना, उसका लगभग 65% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ यूरिया को सस्ता रखने में चला जाता है। जाहिर है, जब एक पोषक तत्व इतना सस्ता मिलेगा तो किसान उसी का ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। लेकिन असली मुद्दा तो कच्चे माल का है। यूरिया बनाने की 85% लागत प्राकृतिक गैस होती है, जो हम बाहर से मंगाते हैं। डीएपी के लिए जो रॉक फॉस्फेट चाहिए, उसका 95% हम इंपोर्ट करते हैं। और पोटैश का तो हमारे पास कोई कमर्शियल रिजर्व ही नहीं है, इसलिए हम पूरी तरह से आयात पर निर्भर हैं। तो क्या इस चक्रव्यूह से निकलने का कोई रास्ता है ही नहीं? जी नहीं। जवाब है हाँ, बिल्कुल है। और ये रास्ता जाता है इनोवेशन से होकर। चलिए उन समाधानों पर एक नजर डालते हैं जो इस संकट को हल कर सकते हैं। इसका मूल मंत्र बहुत सिंपल है। फर्टिलाइजर का उपयोग कम करो, लेकिन उसे ज्यादा कुशल बनाओ। हमें यह पक्का करना है कि जो भी इस्तेमाल हो वो बर्बाद ना होकर सीधे पौधे की जड़ों तक पहुंचे। और यहीं पर नई टेक्नोलॉजी काम आती है। और इसमें सबसे आगे है एक भारतीय इनोवेशन, नैनो यूरिया। जरा सोचिए, जहां पहले 45 किलो का एक पूरा बोरा लगता था, अब वही काम सिर्फ 500 मिलीलीटर की एक बोतल कर सकती है। ये सिर्फ ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज में क्रांति नहीं है, बल्कि इससे किसानों की लागत भी बहुत कम हो जाती है। नैनो फर्टिलाइजर्स के फायदे कई हैं। किसानों के लिए लागत लगभग आधी हो जाती है। पोषक तत्वों की बर्बादी कम होती है, जिससे फसल की पैदावार बढ़ती है। और देश के लिए कच्चे माल का आयात घटता है, जिससे फॉरेन एक्सचेंज और सब्सिडी दोनों की बचत होती है। पोटेशियम के लिए भी एक उम्मीद की किरण है, पीडीएम। ये चीनी मिलों से निकलने वाले शीरे से बनता है और ये 100% घरेलू विकल्प है।
ये हमारी पोटेशियम पर 100% आयात निर्भरता को खत्म करने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम हो सकता है। लेकिन देखिए, दुनिया की सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी और नीतियां भी तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक जमीन पर काम करने वाला किसान उन्हें न अपनाए। अंत में सब कुछ किसान के फैसले पर ही आकर टिकता है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण आंकड़ा है। भारत के 90% किसानों के पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। वे छोटे किसान हैं जिनकी पूरी आजीविका हर एक फसल पर टिकी होती है और इसीलिए वो कोई भी नया रिस्क लेने से बहुत बचते हैं। तो असली चुनौती यही है। एक किसान के लिए यह सिर्फ खेती नहीं, उसकी रोजी रोटी का सवाल है। वो कोई भी नई तकनीक आजमाने से पहले 100 बार सोचेगा, क्योंकि एक भी गलत कदम उसके पूरे परिवार को संकट में डाल सकता है। इन किसानों का विश्वास जीतना ही सबसे मुश्किल लेकिन सबसे जरूरी काम है। और अंत में भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन का ये कथन आज भी उतना ही सच है। खाद्य सुरक्षा से ज्यादा जरूरी कुछ नहीं है। फर्टिलाइजर की इस पहेली को सुलझाना सिर्फ हमारी अर्थव्यवस्था के लिए नहीं, बल्कि हर भारतीय की थाली में भोजन सुनिश्चित करने के लिए भी जरूरी है। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जाने से पहले कमेंट्स में जरूर बताइए कि अगला एनालिसिस आप किस स्टॉक या सेक्टर पर देखना चाहते हैं। मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ता हूं। और हाँ, योर एनालिसिस पर हम सिर्फ स्टॉक्स डिस्कस नहीं करते, बल्कि हर फंडामेंटल रेशियो को डिटेल में समझाते और सिखाते भी हैं, ताकि आप खुद कंपनीज को एनालाइज कर सकें। तो ऐसी ही डीप लर्निंग और मार्केट इनसाइट्स के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलते हैं। Disclaimer. Educational content only. Not SEBI registered. This is not a buy/sell recommendation. Invest at your own risk.